मैम ये बेसिस ऑफ ओपिनियन का ही पार्ट था ना? कहाँ बेसिस ऑफ ओपिनियन? बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद तो हमने कितना सब कुछ पढ़ लिया है, कितनी सारी हेडिंग्स आ गई बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद। तो बेसिस ऑफ ओपिनियन केवल ये 3 पॉइंट थे 4th नंबर पे। 5th पे गोइंग कंसर्न अलग है, ऑडिटर उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। ये सब अलग अलग रिपोर्टिंग पॉइंट। वाला था, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी। मैम ये मतलब किस हेडिंग में, एक और बार बता दो। कौन सी चीज? ये लास्ट वाली जो 3 चीजें नहीं बताई अभी आपने, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, डेट और प्लेस। रिपोर्ट खत्म होने के बाद में सिग्नेचर होंगे। आप लेटर में खुद ही हेडिंग है ना ये 10th 11th 12th। यस मैम, ऐसा पूछ रहा हूँ। हेडिंग खुद ही है, पर हेडिंग ऐसे डलती नहीं है। आप एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन के एंड में लिखते हो ना योर्स ऑब्लिगेटरी, फिर देन योर नेम, रोल नंबर एक्सेट्रा, जो भी लिखा जाता है ना। तो वैसे ही जब ऑडिट रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो गई मेरी, तो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट हो गई, जो भी लैंग्वेज थी वो यहाँ तक की मेरी लैंग्वेज आ गई। अब ये मेरी रिपोर्ट खत्म हो गई। रिपोर्ट खत्म होने के बाद में यहाँ पे ऑडिटर का नाम लिखा हुआ रहता है, जैसे लिख लो सीए स्वाति माहेश्वरी। तो इस सीए स्वाति माहेश्वरी के ऊपर मैं क्या करूंगी, मेरा सिग्नेचर करूंगी। ठीक है, कोई हेडिंग नहीं डलती है इनकी। ये तो आपको कंटेंट बता रहे हैं कि एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सिग्नेचर भी आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सिग्नेचर के बिना ऑडिट रिपोर्ट ही कैसे रहेगी। ठीक है, जैसे आपका मैडम कॉपी चेकिंग करती है, तो कॉपी चेक कर लिया तो राइट मार के छोड़ देती है क्या? बस एंड में साइन करती है ना, वही सिग्नेचर है। यहाँ पे एंड में क्या रहेगा, ऑडिटर का पूरी ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद में ऑडिटर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, कि यहाँ पे साइन कर दिया। साइन के साथ में वो उसका FRN लिखेगा, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मैडम डेट डालती है साथ में। ठीक है, तो एक कॉर्नर में, जैसे ये 2 साइड्स होते हैं हमारी कॉपी के, एक ये वाला साइड हो गया लेफ्ट राइट। ठीक है, राइट साइड में वो क्या करता है, यहाँ पे मैंने लिखा सीए स्वाति माहेश्वरी, नीचे मेरा FRN टाइप होगा। ठीक है, उसके नीचे मेरा मेंबरशिप नंबर टाइप होगा ना। अगर मैं किसी की सोल प्रोप्राइटर हूँ तो मेरे फर्म का नाम आ जाएगा। ठीक है, और उसके आगे सोल प्रोप्राइटर लिखा हुआ रहेगा। अगर मैं मेरा फर्म है, ठीक है, तो मेरी फर्म का नाम लिखा हुआ रहेगा और फर्म के आगे, मेरी नाम के आगे पार्टनर लिखा हुआ रहेगा। एक मिनट रुको, मैं शेयर करती हूँ आपको। कैसे होती है ऑडिट रिपोर्ट? सबसे पहले मिडल में मेरा लिखा हुआ रहेगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, देन मेरा एड्रेस ही आ जाएगा, टू द मेंबर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, कंपनी के नाम के साथ में किसके मेंबर्स को बता रहे वो भी आएगा। ठीक है, देन मेरा कौन सा पैरा आता है 3rd नंबर पे? 3rd कंटेंट क्या होता है मेरा? ओपिनियन। हेडिंग डलेगी पहले ओपिनियन, आप इसे बोल्ड और अंडरलाइन कर सकते हैं। देन जो भी अपन ने बोला था वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी भी आ जाएगी। ठीक है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने चेक किए कौन से ईयर के किए, वो सारी चीजें। ओपिनियन के बाद में नेक्स्ट पैरा क्या था मेरा? बेसिस फॉर ओपिनियन, यही था। यस मैम। बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर अगेन मेरे पॉइंट्स आ जाएंगे कि मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई किया था। ठीक है, मैंने ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कंप्लाई करी थी। एथिकल रिस्पॉन्स, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी,
है ना। देन मैंने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लाई किया था मेरी, और फाइनली मैंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लिए थे। ये चारों मेरे पॉइंट आ गए, ठीक और है। मैम इसके ऑप्शनल बाद वाले में ऑप्शनल वाले आने हैं तो आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। ओके। गोइंग कंसर्न ऑप्शनल है, नहीं आ रहा अभी, ठीक है। देन जो 6th पॉइंट मैंने आपको अभी छुड़वाया था वो भी ऑप्शनल है, नहीं आ रहा अभी। तो अब मेरे पास में क्या आ जाएगी, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पूरी हेडिंग डलेगी। जो हेडिंग दी हुई थी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, वही लिख दूंगी 3 पॉइंट्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की है। इंटरनल कंट्रोल्स बिजनेस में लगाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की है। और देन फाइनली गोइंग कंसर्न अजम्पशन को असेस करके डिस्क्लोज करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। इसके बाद में मेरी क्या आएगी, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे पॉइंट्स बना करके मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब ये मेरी हो गई पूरी कंप्लीट। इसके बाद में जो एक पॉइंट था हमारा वो भी ऑप्शनल है, वो भी छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, पूरी ऑडिट रिपोर्ट खत्म हो गई, ठीक है। अब ऑडिट रिपोर्ट खत्म हो गई, अब मैं क्या करती हूँ, जो यहाँ पे है साइड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ऑडिटर की रिपोर्ट है तो साइन कौन करेगा, केवल ऑडिटर करेगा। मैनेजमेंट, मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई इतना सा भी साइन नहीं करेगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट है तो ओनली ऑडिटर ने सारी चीजें लिखी है, राइट केवल ऑडिटर का है सिग्नेचर करने का। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर XYZ लिमिटेड, क्योंकि ये हमारी किसके लिए, हमारी ऑडिट रिपोर्ट XYZ लिमिटेड के लिए है। ये स्पेस दिया सिग्नेचर के लिए मैंने, ठीक है। नाउ मेरी फर्म का नाम आ जाएगा, जैसे मान लो स्वाति माहेश्वरी, मेरी फर्म का नाम भी यही है मान लो, ठीक है। देन इसके नीचे, नाम के नीचे फर्म नेम है अगर आपका कोई तो फर्म नेम आ जाएगा, जैसे मान लो मैंने फर्म नेम लिख दिया यहाँ पे काव्या एंड एसोसिएट्स, ओके। अब अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, काव्या एंड एसोसिएट्स करके क्लोज कर दो, ठीक है। अपने आप पता चल रहा है कि भाई सीए स्वाति माहेश्वरी क्या प्रोप्राइटर है इसकी। अगर मैं पार्टनर हूँ इसकी तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, काव्या एंड एसोसिएट्स, हम फिर दोनों का ही तो नाम आएगा। तो कौन सी फर्म से हो वो भी तो बताओगे, फर्म का नाम तो बताओगे, है ना। देन FRN क्या है, मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो आ जाएगा यहाँ पे, जो भी मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। देन मेंबरशिप नंबर आ जाएंगे मेरे मेंबरशिप नंबर आ गए, जो भी मेरे मेंबरशिप नंबर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हुआ मेरा कौन सा पार्ट, सिग्नेचर पार्ट। कैसे हुआ कि भाई पहले क्या था, मेरा नाम आ गया, मैं पार्टनर हूँ या इंडिविजुअल हूँ ये बता दिया, पार्टनर थी तो पार्टनर लिख दिया, अगर पार्टनर नहीं हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, पार्टनर वर्ड ही नहीं लिखूंगी। तो अपने आप पता चल रहा है कि मैं क्या हूँ, इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। देन मेरी फर्म का नाम आ गया, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या और मेरा मेंबरशिप नंबर क्या, यस। मैम प्रोप्राइटर लिखना ऑप्शनल होता है ना, मतलब लिख भी सकते हैं ना? लिख भी सकते हो, नॉर्मली लिख दिया जाता है, ठीक है। और बाकी वो ऑप्शनल है, अगर आपने पार्टनर नहीं लिखा इट मींस आप प्रोप्राइटर ही हो। यहाँ पे डेट आ जाएगी मेरी ऑडिट रिपोर्ट की डेट, जिस दिन मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रही हूँ, आज दे रही हूँ तो आज का डेट लिख दिया 3 जुलाई 2021, इसमें तो कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है। देन प्लेस आ जाएगा मेरा प्लेस क्या है, मेरी कहाँ पे बैठ कर के ऑडिट हुई है, कहाँ मेरा प्लेस है ना, बिजनेस प्लेस मेरा तो जयपुर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा जयपुर लिखा हुआ आ जाएगा। फिक्स होता है कि राइट हैंड साइड ये सारी चीजें आती है, डेट और प्लेस। हाँ, फॉर्मेट फिक्स है कि इधर डेट और प्लेस ही लिखा जाता है और इस साइड में सिग्नेचर वगैरह किया जाता है।
ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, हमारी फर्म की सील लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने साइन कर दूंगी, स्वाति माहेश्वरी के ऊपर मैं साइन कर दूंगी और उसके ऊपर मेरी फर्म का जो सील है वो सील अटैच कर दूंगी। तो ये हो जाता है नीचे का सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस। कोई हेडिंग नहीं डाली जाती, पहले यहाँ पे मैं सिग्नेचर लिखूं, यहाँ पे डेट हेडिंग डालूं, प्लेस हेडिंग डालूं, जरूरी नहीं है। डेट और प्लेस इस तरीके से लिख देते, सिग्नेचर अपने आप ही दिख रहा है, वो साइन किया हुआ है, ये सिग्नेचर ही है। ओके, समझ में आ गया? मैम UDIN भी तो आता है ना शायद। हाँ, यूडिन आता है, यूडिन नीचे लिखा जाता है सबसे। यूडिन तो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर पेज पे लिखा जाता है। यूडिन इज नॉट पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये तो एक कंप्लाइंस है जो ICAI ने हमारे ऊपर डाली है कि आप जिस भी ऑडिट रिपोर्ट को साइन करते हो या फिर आपके जहां भी सिग्नेचर होते हैं, नॉट ऑडिट रिपोर्ट, जहां पे भी एक CA साइन करेगा उसके नीचे यूडिन उसे लिखने ही लिखने हैं। तो यूडिन इज नॉट पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट में कोई कंटेंट नहीं डाला है इसको। ठीक है, ये एक कंप्लाइंस है जो ICAI ने CA के ऊपर डाली है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। मैम ये क्या होता है? ये क्या होता है कि एक्चुअली क्या बीच में काफी फ्रॉड्स होने लग गए थे कि कोई भी किसी का भी सिग्नेचर करके भेज रहा है। ठीक है, तो अब जो सिग्नेचर किया है वो आप ही ने किया है। एक तरह से इसका सिक्योरिटी बना दिया कि आप क्या जनरेट करते हैं, ICAI की वेबसाइट से एक नंबर जनरेट करते हैं। ठीक है, कि मैं ये पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट बना रही हूँ, तो उसमें कंपनी का नाम पता सब जाएगा, मेरा डिटेल जाएगा। फिर इसके बाद में मेरी ईमेल पे ही और मेरे ही फोन पे एक OTP आएगा। वो OTP जब तक मैं उसके अंदर नहीं डालूंगी तब तक यूडिन यानी एक नंबर जनरेट नहीं होगा, है ना। वो कंट्रोल नंबर है कि यस ये साइन मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ठीक है, तो देन वो जो नंबर जनरेट होते हैं उसे हम यूडिन कहते हैं और उसे यहाँ पे लिखा जाता है। ओके मैम। मैम इसका फुल फॉर्म यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है क्या? यस, ठीक है। चलिए, अब जो 2 पॉइंट्स हमने छोड़े हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए किया था। नाउ दिस 2 पॉइंट्स अपन ने छोड़े थे। की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर्स के लिए ऐसे 701 डील करता है। ठीक है, एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे 701 कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। पहले ये समझो कि ये की ऑडिट मैटर्स होते क्या हैं। हमने सिर्फ अभी तक हमारा ओपिनियन लिखा है, हमारे ऑडिट रिपोर्ट में हमारा ओपिनियन लिखा है। अब अगर मान लो मुझे जब मैं ऑडिट कर रही थी मुझे ऐसा कुछ मिल गया ऑडिट आपके फाइनेंशियल्स की ऑडिट करते टाइम पे, जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को इसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, कोई ऐसा मैटर मिल गया मुझे या फिर कोई ऐसा फैक्ट मिल गया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, या फिर कोई फ्रॉड मुझे मिल गया ऐसा जो मुझे इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना है, तो उसे हमने कहा की ऑडिट मैटर्स। कौन कौन से की ऑडिट मैटर्स होते हैं, क्या होते हैं, उनके लिए हमें क्या लिखना है, ये कुछ भी हमारे कोर्स में नहीं है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि भाई एक पॉइंट भी होता है की ऑडिट मैटर्स, वो यहाँ पे लिखा जाता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि ऑडिट रिपोर्ट में मिलेगा ही मिलेगा। अगर मुझे कोई की ऑडिट मैटर मिलेगा तभी तो लिखूंगी, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो ये पॉइंट अपने आप गायब हो जाएगा। बट ये पॉइंट्स लिस्टेड एंटिटीज के अंदर कंपल्सरीली आता है, क्योंकि कुछ की ऑडिट मैटर्स जो कि चलते रहते हैं कंपनीज के अंदर, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कंपनीज के अंदर चलते रहते हैं, तो हमारे ऊपर ऐसे 701 कहता है कि लिस्टेड एंटिटी के केस में कुछ 10-15 पॉइंट दिए हुए, ये पॉइंट आपको आपकी ऑडिट रिपोर्ट में एज अ की ऑडिट मैटर लिखने ही पड़ेंगे।
तो ये पॉइंट जो है केवल लिस्टेड कंपनीज के लिए क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। नॉर्मल कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ तक समझ में आई बात कि ऑडिट मैटर्स किस कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? लिस्टेड कंपनी। ओनली लिस्टेड कंपनीज के लिए। बाकी कंपनीज के लिए ये मैटर ये पॉइंट आए जरूरी नहीं है। तो अब बाकी की कंपनी के केस में कब आएगा? जब मैं ऑडिट कर रही हूँ किसी प्राइवेट कंपनी की या फिर किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की। ऑडिट करते टाइम पे मुझे कोई ऐसा मैटर मिल गया कि जो मुझे लगता है, मेरे प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है कि यार मुझे ये चीज़ इन्वेस्टर्स को बता देनी चाहिए, कम्युनिकेट कर देनी चाहिए, है ना। या फिर कोई अदर लॉ और रेगुलेशंस मुझे बाउंड करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है तो आपको इसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना चाहिए। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हमें कहा था कि आपको ओवरड्यू डेट्स का चेकिंग करना है, हमें कहा था आपको बेड डेट्स का सर्टिफिकेशन करना है, कहा था, ठीक है। तो नाउ अगर मुझे ओवरड्यू डेट्स के वहां पे कुछ गड़बड़ मिल जाती है तो वो मेरे लिए क्या बन गया की ऑडिट मैटर, क्योंकि उसका एक्ट मुझे कह रहा था आपको ये चीजें चेक करनी है। अब उन चीजों में मुझे गड़बड़ मिल गई और मुझे इन्वेस्टर्स को बताना है, तो मैं ओपिनियन पैरा के अंदर तो लिखूंगी नहीं। ये ओपिनियन तो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या आई, ये प्रॉब्लम मेरे कहाँ आएगी की ऑडिट मैटर्स के अंदर आएगी। आया समझ में? ठीक है। वो कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट लॉ मुझे बाउंड कर रहा था। अब मुझे कोई प्रॉब्लम मिल रही है तो मैंने कहाँ पे दिखा दूंगी उसे, की ऑडिट मैटर्स के अंदर दिखा दूंगी। क्लियर और नॉट? मैम इससे ओपिनियन पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना? हाँ, ओपिनियन पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, बट ओपिनियन पैरा के अंदर हम केवल इतना लिखेंगे एक्सेप्ट सम की ऑडिट मैटर्स ना। वो की ऑडिट मैटर्स क्या है वो सारे हमको यहाँ पे आकर के देखने पड़ेंगे, है ना। या फिर एक्सेप्ट अ फ्रॉड फाउंड बाय मी। तो फ्रॉड क्या है, कैसे हुआ, कौन पार्टीज इन्वॉल्व थी, कितना रुपया का फ्रॉड हुआ है, हर एक चीज मुझे इस जगह पे आके मिलेगी। वो सारी चीजें मेरी ओपिनियन पैरा में नहीं जाएगी। ओपिनियन पैरा तो मेरा सिर्फ ओपिनियन बता रहा है आपको 2 लाइन के अंदर कि सही है या नहीं है, ठीक है। यस मैम। तो ये की ऑडिट मैटर्स फॉर ऑडिट्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहे हैं, ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, केवल लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट के केस में ऑडिटर शैल कम्युनिकेट, कंपल्सरीली ऑडिटर को कम्युनिकेट करने होते हैं की ऑडिट मैटर्स, जो कि की ऑडिट मैटर्स हमें कहाँ दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड 701 में दिए हुए हैं। नाउ व्हेन ऑडिटर इज अदरवाइज रिक्वायर्ड, इसके अलावा अगर ऑडिटर को कोई लॉ और रेगुलेशन बाउंड करता है या फिर वो डिसाइड करता है कि उसे ये की ऑडिट मैटर है और ये उसे कम्युनिकेट कर देना चाहिए, तो उसे ये की ऑडिट मैटर्स ऑडिट रिपोर्ट में लिखने पड़ेंगे। यानी 2 केसेस हो गए। लिस्टेड एंटिटी के केस में तो लिखने ही लिखने हैं। अगर इसके अलावा कब लिखेगा, अगर कोई लॉ और रेगुलेशन बाउंड कर रहा है तो, या फिर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये मैटर मुझे लोगों को बताना है तो आपको क्या करने हैं कि ऑडिट मैटर का हेडिंग डालना है और देन जो भी मैटर लिखना है वो लिखना है। यस देवांशी, आपने हैंड रेज किया था। हम एक्चुअली भी आपने जो ये बताया था कि वो अपने ओपिनियन में एक्सेप्ट द की ऑडिट मैटर्स करके लिखेगा, ये चीज समझ नहीं, मतलब एक्सेप्ट करके कैसे, इसका मतलब क्या अगर हुआ? मुझे क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है तो मैंने आपको क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए क्या समझाया था कि मैं नॉर्मल क्या लिखूंगी, भाई आई एम गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट दिस पॉइंट, यही थी क्वालिफाइड ओपिनियन। रिजर्वेशन रखते हैं हम वहां पे तो एक्सेप्ट करके Yes, लिखेंगे ना, तो वो चीज मैंने आपको वहां पे बोली थी। ओके मैम, यस मैम। चलिए 6th पॉइंट क्लियर सबको, की ऑडिट मैटर्स। यस मैम। नाउ लास्ट पॉइंट, ये अच्छे से समझना। लास्ट पॉइंट, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत अच्छे से समझना। थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है, इतना भी टिपिकल नहीं है। हाँ,
जैसे क्या होता है, मैं कंपनीज एक्ट के थ्रू कंपनी की ऑडिट कर रही हूँ, है ना, तो मेरे ऊपर 2 रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक क्या, एक तो मुझे नॉर्मल अपना ओपिनियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इशू करना ही है कि ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, ये एज पर स्टैंडर्ड तो मुझे अपना ओपिनियन इशू करना ही है। इसके अलावा अगर कोई एक्ट मुझे स्पेशली कोई कहता है कि आपको इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर भी साथ में रिपोर्टिंग करनी है, आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट मुझे एक्ट ने बता दिए कि इन पॉइंट्स के ऊपर भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। जैसे मुझे स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड मुझे कहता है कि केवल आपको रिपोर्टिंग करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो ये तो मेरी हो गई एज पर स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग। बट कंपनीज एक्ट जब मैं पूरा पढ़ लूंगी, आप पढ़ लोगे, तो आपको पता चलेगा कि कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि एक ऑडिटर को कारों की भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कारों क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। कारों की भी रिपोर्टिंग करनी होती है। कारों के अंदर 12 मैटर दिए हुए हैं, 20 मैटर्स दिए हुए हैं। वो 20 मैटर्स हमें हमारी ऑडिट रिपोर्ट में और साथ में लिखने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस पे तो आप ओपिनियन इशू करो ही करो। इसके अलावा ये 20 पॉइंट हम आपको और बता रहे हैं, इसके ऊपर और आप अपना रिपोर्टिंग करो। जब ऐसी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर किसी एक्ट ने डाल दी है, तो मेरा ये 9th पॉइंट मेरी ऑडिट रिपोर्ट में और जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरा एक्ट, कोई भी एक्ट मुझे ऐसी रिपोर्टिंग के लिए बाउंड नहीं करता है, तो ये 9th पॉइंट मेरी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आएगा, सिर्फ ओपिनियन पैरा ही मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है। बट अगर मैं कंपनीज की ऑडिट करने जाती हूँ और कोई पर्टिकुलर कंपनी कोई क्राइटेरिया फुलफिल करती है, इन दैट केस मेरे ऊपर कारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो कंपनीज एक्ट मुझे कहता है कि आपको इस कारों को ये 20 मैटर भी और साथ में रिपोर्ट करने हैं। तो मेरी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जब रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो एक पॉइंट आपकी ऑडिट रिपोर्ट में और बढ़ जाएगा। वो कौन सा पॉइंट है, 9th नंबर पॉइंट है, अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब छोटी सी चीज और समझो कि अगर आपके ऊपर अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल हो रही है, तो आपको 2 पे अपनी रिपोर्टिंग करनी है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा था या नहीं, और इन अदर मैटर्स के ऊपर, ठीक है, 2 रिपोर्टिंग करनी है। तो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आती है तो आपको थोड़ी सी हेडिंग्स में चेंजेस हो जाएंगे। क्या, जो ओपिनियन पैरा है उसकी हेडिंग अभी क्या थी, केवल ओपिनियन थी, अभी क्या थी, केवल ओपिनियन थी। बट अगर आपके ऊपर अदर रिपोर्टिंग एप्लीकेबल हो जाती है, तो उस ओपिनियन को रिप्लेस करके हम हेडिंग क्या डालेंगे, रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले मेन हेडिंग आएगी रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन उसकी इंटरनल हेडिंग बनेगी ओपिनियन, अगर अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल होता है तो। और इस 9th पॉइंट का हेडिंग क्या रह जाएगा, रिपोर्टिंग ऑन सर्टेन मैटर्स, रिपोर्टिंग ऑन सर्टेन मैटर्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, सॉरी नॉट सर्टेन मैटर्स, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। 9th की हेडिंग क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और अगर मेरे ऊपर ये अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती है तो मेरे 9th पॉइंट तो आएगा ही नहीं। जब 9th पॉइंट ही नहीं आया तो मुझे ओपिनियन की हेडिंग चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, ओपिनियन वर्ड ही लिखूंगी। समझ आया या नहीं आया, आ गया मैं, आ गया। वापस से समझा रही हूँ, फटाफट से देखिए। कुछ केसेस के अंदर ऑडिटर को
एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी होती है। एक रिपोर्टिंग तो फिक्स है, जो ऐसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपको रिपोर्टिंग करनी है, बट कंपनीज के केस में ऑडिटर को 20 और एक्स्ट्रा मैटर्स पे भी रिपोर्टिंग करनी होती है। जब आपको 20 एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे रिपोर्टिंग करनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, हेडिंग्स में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जो ओपिनियन थर्ड कंटेंट हमने पढ़ा था, फर्स्ट हेडिंग थर्ड कंटेंट, उसका अभी हमारा हेडिंग क्या पढ़ा है हमने, सिर्फ ओपिनियन। पर अगर हमारे ऊपर अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है तो अब उसका हेडिंग क्या हो जाएगा, पहले तो मेन हेडिंग लगेगा रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इंटरनल हम लिखेंगे ओपिनियन, और पैरा सेम एज इट इज जो लिखना था वो लिख देंगे। देन 9th नंबर एक और रिपोर्टिंग आएगी जिसकी हेडिंग रहेगी रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, और अब इसके अंदर वो 20 मैटर्स हमारे लिखे जाएंगे। और अगर हमारे ऊपर कोई रिपोर्टिंग ऐसी एप्लीकेबल नहीं होती है, सोल प्रोप्राइटर के केस में ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, पार्टनरशिप केस में ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो सिंपली हमारे 9th पॉइंट इन केसेस में आता ही नहीं है। सिर्फ कौन सा, थर्ड हेडिंग हमारा रहेगा ओपिनियन, और उसका ओपिनियन ही हेडिंग रहेगा। ओके, क्लियर? कल एक और बार बता दूंगी इस पॉइंट को मैं। आपका ऑडिट रिपोर्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो कारो वाला पार्ट है, जो कारो वाला पार्ट है, ये जो 20 मैटर्स मैं बोल रही हूँ, ये एग्जाम पर्पस से 1% भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज तक ना तो एग्जाम में पूछा गया है, ना मॉड्यूल में इसको अच्छे से दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी लिमिट्स जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं आप लोगों की ये कारो रिपोर्ट है ना, लेक्चर अपलोड करूंगी। केवल आधे घंटे का लेक्चर है, वो आप लोगों को सुनना है, आधे पौन घंटे का लेक्चर है, इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को अपलोडेड करके दे रही हूँ। एग्जाम में पूछेंगे ही नहीं, सिर्फ पूछेंगे तो लिमिट्स की कारो कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है वो आपको याद करना पड़ेगा। जो लिमिट दी हुई है, टर्नओवर 20 करोड़ रुपए, लोन 10 करोड़ रुपए, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो यह आधे घंटे का लेक्चर जब आपका ऑडिट का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब भी आप लोग देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट